तो डियर स्टूडेंट्स, जो कल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 184 पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनका नंबर जो है आउट ऑफ 40, 20 या 20 से बिलो रहता है या 20 के आसपास रहता है। अगर वो चाहें, अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो बिल्कुल उनका स्कोर जो है वो 20 से ऊपर जा सकता है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ये पासिंग क्राइटेरिया से आगे निकल जाने में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपका अगर वो चीज़ अगर सही हो जाता है तो आपका नंबर बिल्कुल कटने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और खासकर जिन लोगों का कोई पर्टिकुलर पोर्शन में डिफिकल्टी है उनके लिए भी ये वीडियो है वो बहुत ही काम की चीज़ है। So let's begin with this video. Kindly watch till the end because this is a video that is cover everything in a nutshell, and that will be really beneficial for all those who are going to appear for the examination tomorrow. So let's begin from comprehension passage. What to do and what not to do. तो सबसे बड़ी बात है कि comprehension passage में बहुत सारे बच्चों का जो है स्कोर है अच्छा आ रहा है। So it's not a matter of serious concern for them, but you cannot guess, you cannot conjecture that the passage given will be always an easy one. कभी कभी difficult भी आ जाता है and you will be no position to guess from which passage or which paragraph this answer is to be picked up. कभी कभी पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया है। कभी कभी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होता है कि एंटायर पैसेज आप पढ़े फिर पता चलेगा कि ये इसका थीम क्या है, इसका मोरल क्या है, इसका पर्पज राइटिंग क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो वो ओवरऑल पढ़ने के बाद आएगा। बट बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोकलाइज्ड होता है, कोई ना कोई पैराग्राफ में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर डूज का मैं बोलूँ अगर आपको क्या करना है, देन डूज में ये है कि आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका आंसर का सेंटेंस बिगिन करना है। ये नहीं करते हैं कुछ लोग, अभी तक भी मैं देख रहा हूँ कि उनका हैबिट हो गया है कि क्वेश्चन कुछ भी रहे वो पहले ढूंढते हैं कि किस पैराग्राफ में आंसर है और पूरा पैराग्राफ को वहां से उतार देते हैं। बिल्कुल आपका अगर कंपैरिजन स्किल उतना डेवलप नहीं हुआ है या आप श्योर नहीं है आंसर के बारे में तो इसे उतार दीजिए। बट उतारने का भी तरीका होता है। यू नीड नॉट कॉपी द एंटायर पैराग्राफ और द सेंटेंसेस which is related to the question। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बिगिन करना है। अगर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिगिन करना है तो उसके लिए पहले आप पैराग्राफ में आंसर ढूंढ लीजिए, फिर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि ये व्हाट पूछ रहा है, व्हाई पूछ रहा है, हाउ पूछ रहा है, उसके हिसाब से सेंटेंस को बिगिन कीजिए एंड उसके बाद आपको उतारना है तो उतार लीजिए। बट ये मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको फुल मार्क मिलेगा, लेकिन हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आप उतार भी दिए हैं तो। लेकिन कुछ बच्चे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है तो आप सीधा इस पैराग्राफ को उतार दे रहे हैं, लेकिन आपका आंसर ऐसे होना चाहिए। डूज है, ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अगर जैसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर बिगिन करना है, उसके बाद आपको जो उतारना है उतार दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपको कम से कम आधा नंबर मिल ही जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो बाकी लोग कंप्रीहेंशन पैसेज में बहुत अच्छे हैं, दे नीड नॉट वरी अबाउट इट, दे कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर एंड राइट इन देयर ओन लैंग्वेज, दैट विल बेटर। बट यस, अगेन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डोंट मेक द आंसर लेंथियर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2-3 लाइंस में देना है। कुछ बच्चों का हैबिट है 6 लाइन 7 लाइंस में 1 मार्क्स का आंसर दे रहे हैं। दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी एंड इट मे एक्चुअली डाउनग्रेड योर परफॉर्मेंस। आपका नंबर कर सकता है बहुत लंबा से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी ब्रीफ, बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट आंसर लिखिए जिनको आता है और जिनको कंफ्यूजन है, डाउट है कि कहां से है, तो उस पैराग्राफ को ही लिखिए 2, 3 या 4 लाइन में। बट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बिगिनिंग करिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिगिन नहीं करते हैं तो नंबर कट जाएगा। तो जो पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस, अगर लिख रहा है और आपको पता नहीं है तो आंसर लिखिए द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस से शुरू कीजिए। उसके बाद जो भी मिल रहा है जहां भी है लिखिए, ठीक है। या फिर कोई डेटा या फैक्ट पूछ रहा है तो व्हाट इज दिस और दैट, तो वहां पर लिखिए, शुरू कीजिए दिस इज दिस और दैट एज पर द नरेटर, एज पर द राइटर, तो वहां छापिए। बट ध्यान रखते हुए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ये पहली बात है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ब्रीफ में लिखना है।
अब दूसरा पैसेज आता है, वो भी उसी स्किल में हाथ होता है। कभी कभी इसमें आपको चार्ट ग्राफ वगैरह दे देता है तो आसान हो जाता है, तो उसको सही से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से लिखिए, तो वहाँ भी नंबर आपका आ जाएगा। तो ये जो दो चीज़ है, ये यहाँ पर अगर आपने किताबों पे फोकस नहीं किया अभी तक, चैप्टर्स का आपको डिटेल्स नहीं मालूम है, माइन्यूटली आपने पढ़ा नहीं है, पर ये एक ऐसा हिस्सा है जो आप किताब को कम पढ़े होते हुए भी इसी में पास हो जाते हैं, तो डोंट इग्नोर दिस कंपेरिजन पैसेज। खासकर जिनका स्कोर कम रह रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, सही से आंसर लिखिए और सोच के लिखिए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मत लिखिए, जितना जरूरत है उतना लिखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ऐसे 5-6 स्टूडेंट्स में देखा हूँ अपने सेक्शन में, वैसे उनका स्किल अच्छा नहीं है और वो छाप रहे हैं पूरा पैराग्राफ को। ऐसे मत कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू करिए, फिर छापना छापिए अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज आपका ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर में मैंने देखा है, व्हेन पैथोलॉजी स्टेट दैट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इट्स not a matter of 1 or 2 days when you can actually develop this skill, but basically ये चीज है कि आप एक दो छोटा सा वीडियो देख लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। किसी यूट्यूब सोर्स में बहुत सारा मिल जाएगा आपको कि आपको कौन सेंटेंस को कहाँ पर कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पार्ट हो जाएगा, तो उसका लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट पार्ट टेंस का जो है ऊपर का जो है फोर्थ वाला थर्ड में आता है और सेकंड वाला फोर्थ में आ जाता है। ये मैं बताया था क्लासेस में, कोई वीडियो देख लीजिए, एक बार देखिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए, अभी आप कंफ्यूज होंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, हाँ 2 मार्क्स पक्का आ रहा है और आपके लिए क्यूज दिया गया है, डायलॉग्स दिया गया है, उसको ही कन्वर्ट करना है। तो उसमें बहुत तरीके के होता है। अगर आपका इसमें स्किल बिल्कुल नहीं है तो डोंट एक्चुअली फोकस मच ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है ग्रामर का। आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो 2 मार्क्स को इग्नोर कर सकते हैं। बट यस, आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एक्चुअली रिवाइजिंग दोस थिंग्स। Again, edit innovation, it's almost you can say just luck. क्या आता है उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा। If it is better, then use good, the best one. But अगर अच्छा नहीं है, difficult हो गया है, sometimes it is difficult to actually pick out the errors. कभी-कभी इतना confusing रहता है, ambiguous रहता है presentation, वहाँ आप लॉक पे छोड़िए, उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका बेसिक्स जो है वही काम आएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द लेटर राइटिंग पोर्शन, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ वेरी नेग्लिजिबल स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 5 out of 5। व्हाई? द रीजन इज दैट दे आर एक्चुअली complicating the letter, and as I have already told in my previous classes that the beginning sentence address is fine, there is no mistake, leave a lines gap, date, then leave again another gap यहाँ नहीं दे रहे हैं बहुत लोग, फिर से गैप दिए and then sentence address। यहाँ तक सबका सही हो रहा है, यहाँ पर लगभग सभी का 100% बच्चों का ठीक हो रहा है। बट इसके बाद सब्जेक्ट लाइन में थोड़ा बहुत गलती हो रहा था, उसको भी बहुत लोगों ने सुधार लिया, अभी लंबा सब्जेक्ट लाइन नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद जो है सर या डियर सर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो क्यूज दिया उसके सब लिखना है। उसके बाद जो पहला सेंटेंस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आप मिस्टेक कर रहे हैं और वहां से आपका इंप्रेशन खराब हो रहा है और आगे आपका नंबर कटेगा। पहला सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत गलत तरीके से लिख रहे हैं अभी भी। दिस रिफर्स टू, दिस इज रिफर टू, विच रिफर्स टू, आई एम टू प्लेस। जब रेफरेंस सही नहीं तो क्या रेफरेंस टू है? अगर रेफरेंस दे रहे हैं तो उस पर पूरा डिटेल दीजिए, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द डेली ऑन डेटेड जो है वो डालिए, नहीं तो मत लिखिए। हर जगह में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, मैं पहले से बताया था। तो एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ डूज की तरह की, जिनका लेटर राइटिंग बिगिनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पहला सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, या पहला सेंटेंस को जो नेक्स्ट सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसका जो है सेंटेंस जो है उसके साथ मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा लाइन बता रहा हूँ। ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप अगर बेहतर लिख रहे हैं तो यू नीड नॉट फॉलो दिस वन। एक बेसिक एक कॉमन फॉर्मेट में सेंटेंस दे रहा हूँ, एक टेम्पलेट बोल सकते हैं, जो आपको काम आएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी में, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स में काम आएगा, ठीक है, ये दो में काम आ जाएगा। तो ये देखिए, अब सार लिखते हैं, सार के बाद कॉमा दीजिए मत दीजिए, स्पेस इंडेंट जरूरत नहीं है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं लिखा सार। अब उसके बाद अब आपको कुछ सप्लायर रख देना है या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज्यादा कुछ मत अभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ये लाइन पर रट के जाइए।
काइंडली, अगर सप्लाई का ऑर्डर है या फिर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है तो इसमें सीधा लिखिए काइंडली सप्लाई। अब जब सप्लाई होता है तो नॉर्मली हम वी अस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्म टू फार्म में सेलर टू सेलर होता है नॉर्मली। अगर आप अकेले का क्वेश्चन में कोई मॉडिफाई करते हैं, आप अकेले को मंगाना है कुछ चीज तो काइंडली सप्लाई मी लिख सकते हो। अदरवाइज कंपनी या फार्म है, आपका शॉप है या स्कूल के लिए मंगाना है तो यहाँ अस लिखिए काइंडली सप्लाई अस the following items as per the specifications given below। अब इतना लिख के आप बच जाएंगे। ये चीज के करिए टाइम टू सप्लाई। आपको अगर और बिगनिंग नहीं करना है और बस इसी में चलना है तो इसमें टाइम टू सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। इसके बाद एक आप बड़ा सा बॉक्स बनाइए। बॉक्स में देखना था इन लास्ट एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली मेड अ बॉक्स वर हैविंग ओनली बॉक्सेस वर हैविंग ओनली 2 और मैक्सिमम 3 कॉलम्स। आपको स्पेसिफिकेशन यहां एंट्री कर दीजिए, 4-5 कॉलम्स डाल दीजिए। सपोज जो लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था सप्लायर पर सम कंप्यूटर या लैपटॉप्स, तो उसमें आपको बहुत लोगों ने वाली एचपी, डेल, लेनोवो लिख दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिख दिया, कोई बच्चा प्राइस लिख दिया, बट दैट इज नॉट इनफ। आपको थोड़ा यहाँ इन्वेंट करिए क्योंकि यहाँ आपने छोटा कर दिया है तो इसको थोड़ा बड़ा कीजिए और उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स दीजिए। उसमें सीरियल नंबर डालिए, 1 कॉलम हो गया। नेक्स्ट आपका जो है मैंने ये कंपनी का नाम है या फिर ब्रांड नेम है, ब्रांड में डालिए एचपी जो भी है जो है। उसके बाद आप 1 कॉलम और कर सकते थे, दैट इज द मॉडल नंबर। आपने बहुत लिखा था उसमें कहानी की तरह इतना जीबी होना चाहिए, उतना जीबी होना चाहिए। आप बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करें तो किसका लिखेंगे आप? सो बॉक्स में लिखिए, इसमें बॉक्स में लिखिए सीरियल नंबर, मेक या फिर कंपनी नेम या फिर ब्रांड नेम, फिर मॉडल नंबर कुछ भी इसमें लिखिए MT1200 HP2150 जो भी लिखना है डाल दीजिए। तो उसमें पता चले कि आप कौन सा पीस ऑर्डर कर रहे हैं। फिर आपको लिए क्वांटिटी आपको कितना चाहिए, 2 पीसेस, 3 पीस, 4 पीस क्वांटिटी डालिए, वो आ गया। फिर इसमें दिया है क्या MRP, ठीक है, MRP डालिए या फिर आप देखिए कोटेड प्राइस लिखिए और लास्ट में और भी जोड़ सकते हैं एक्सपेक्टेड डिस्काउंट, वहां भी जोड़ सकते हैं आप 10%, 5%, 20% जो भी लिखना है। तो ये सारा चीज डालिए। और आप मॉडल नेम लिखते हैं तो आपको स्पेसिफिकली लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारा चीज उसमें आ जाता है। तो लाइकवाइज आप कोई बुक मंगा रहे हैं फॉर योर लाइब्रेरी, देन इन दैट केस सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बुक, यू कैन राइट नेम ऑफ द पब्लिशर, कोई ओरिएंट पब्लिशर, कोई पेंगुइन है, कोई जो भी है डालिए, टाटा मैक्रो ही डालिए वहां पर, MRP, देन एक्सपेक्टेड डिस्काउंट, राइट दोस थिंग्स बॉक्स में। तो ये चीज लिख लीजिए। तो ये भी लिख लीजिए, ये लाइन जो है याद करके ये काइंडली सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। ये आप सप्लाई ऑर्डर के लिए, कुछ प्लेसिंग ऑर्डर के लिए। अब इसी में अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए किसी चीज के बारे में, कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में, यू नीड सम इंफॉर्मेशन, देन इन दैट केस यही लाइन को रखिए काइंडली। अब सप्लाई की जगह यहां पर रख दीजिए प्रोवाइड। अब अकेले के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं अपनी जानकारी के लिए तो वास की जगह पर आप मी कर दीजिए, ठीक है। अब आइटम्स की जगह इंफॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एज पर द स्पेसिफिकेशन की जगह में डिटेल्स लिख दीजिए, एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यही लाइन को रट के जाइए। अब यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको क्यूज में दिया है क्वेश्चन में तो वहां पर क्योंकि लंबा चाहता आंसर, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आप क्या हैं और क्यों चाहिए। उसमें थोड़ा अपने बारे में लिखिए, आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 10 एंड आई वांट टू परस्यू और जॉइन दिस कोर्स, लिख सकते हैं एडिशनल है। नहीं तो नहीं लिखते हैं तो भी इसमें बच जाएगा क्योंकि पहला सेंटेंस आपका सही जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप पॉइंट्स में लिखिए। बहुत लोग अभी भी कहानी लिखने की आदत डाल रहे हैं कि
मैंने सुना, आई हैव हर्ड, आई हैव सीन, ये सब मत लिखिए, कहानी कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहिए, मान लीजिए आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर में कोर्स करना चाहते हैं या कोई फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो उसमें रिलेवेंट डिटेल्स में पॉइंट बुलेट पॉइंट्स लिखिए, 1 2 इस तरह का 4-5 पॉइंट्स नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखिए, वो भी देखा जाएगा क्योंकि वो भी नेसेसरी पार्ट है, जैसे इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। पहला सेंटेंस जो गलत कर रहे हैं ये चीज मत कीजिए, ये आपका रट लीजिए इसको, काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स एज पर स्पेसिफिकेशन बिलो, सप्लाई करिए, और दूसरा काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। अब उसमें योर फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, फैकल्टी मेंबर्स, फिर जो है जो भी है डिस्काउंट, एनी ऑफर्स, एवरीथिंग, ये जो भी डालना है। अब उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन में देखा है लगभग सही, सभी ने सही लिखा है, लगभग सभी ने। अब सप्लाई ऑर्डर में क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, उसमें फिर से आप शुरू कर सकते हैं प्लीज या काइंडली से। प्लीज सप्लाई द मेंशन्ड आइटम एट एन अर्लीस्ट बाय सच एंड सच डेट लिख सकते हैं, बाय सच एंड सच डेट द पेमेंट विल बी मेड। अब बहुत लोगों ने यू विल बी पेड, वी विल पे, आई शैल पे, ये सब इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये नहीं। द पेमेंट्स विल बी मेड, the payments will be made after delivery of the items. Kindly ensure, ये भी लिखिए, kindly ensure that the items reach to the given address on time लिखिए, यहाँ पर in a nice packing, decent packing लिखिए। उसके बाद लिखिए thanking you, yours faithfully, या फिर कभी कोई सिंसियरली लिखते हैं yours faithfully, फिर अपना सिग्नेचर जो दिया है क्वेश्चन में, नॉट योर, बस डेजिग्नेशन होगा तो नीचे दे सकते हैं कुछ। तो ये चीज आपको करना है, ज्यादा आप इन्वेंट मत कीजिए, अपनी कहानी मत सुनाइए, अपनी दर्द मत छलकाइए लेटर में, कोई जरूरत नहीं है। ऑफिशियल लेटर में इज सपोज टू बी ब्रीफ। ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट भी देखना है, 100 वर्ड है तो आपको 30 वर्ड्स में नहीं खत्म करना है, वैसे हो जाता है आपको 70-80 में नंबर नहीं कटेगा। ब्रीफ लिखिए लेकिन सही लिखिए, तो ये लाइन को रट के जाइए और इसको बिल्कुल लिखिए। अब इसके जो और में जो क्वेश्चन आ रहा है, द क्वेश्चन इज ओनली हैविंग वन और वो डिफरेंट टाइप का लेटर नहीं है, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत लोग छोड़ रहे हैं, बट यस उसमें अगर आप थोड़ा बहुत एनालिटिकल माइंड से लिखते हैं तो उसमें 5 में से 5 या 5 में से 4 जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपके पास ऑलरेडी डेटा इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में। आपको थोड़ा उसको एनालिसिस करके लिखना है। बहुत बच्चों ने जिन्होंने भी ट्राई किया लास्ट एग्जामिनेशंस, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट बेसिकली दे आर पुटिंग द डेटा और यू कैन से ड्रैगिंग द डेटा फ्रॉम द पिक्चर टू टेक्स्ट। वो नहीं करना है आपको। वहां लिखा है 33%, तो आप लिख ले उसको जैसे छोटे क्लास में होता है ना, नंबर्स में होता है, उसको वर्ड्स में लिखो, लेटर्स में लिखो, इस तरह का नहीं करना है। 35 35 ऐसे नहीं लिखना है आपको। वो चीज को एनालिसिस करना है, उसका ट्रेंड जो है कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ where it has actually where it has plummeted, नीचे गिरेगा, where it has there is an uprise, where it is increasing trend, where it is decreasing trend, where there is a actually uncertainty, there is a zigzag pattern। ये सब वर्ड मैं बताया था पहले, मैं पीपीटी शेयर किया था, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं आप इसको। बैलेंस है, पोइस्ड है, स्काईरॉकेटिंग, ये सारा वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। अगर करना आता है तभी एनालिटिकल पैराग्राफ जाइए और थोड़ा लेटर राइटिंग लिख लीजिए, बेटर है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसमें ध्यान रखिए। और एक दो चीज जो है आपको नहीं करना है एनालिटिकल पैराग्राफ में, लेट मी टेल यू। पहली बात तो यह है कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चे सिंगल पैराग्राफ में लिख रहे हैं। सिंगल पैराग्राफ में लिखना मना नहीं है, लेकिन सेंस चाहिए, उसमें कुछ अलग चीज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं से बिगिन किए और कहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लिख भी रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ तो पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखिए कि ये चीज क्या है। दिस ग्राफ शोज और दिस चार्ट शोज और दिस फ्लो चार्ट शोज सच एंड सच डेटा एज पर द सर्वे एजेंसी कर दिया होगा तो एज पर द सर्वे एजेंसी जो भी नाम दिया होगा लिखिए। अब उसके बाद इट इज ऑब्जर्वेबल और इट इज ऑब्जर्व, इट इज सीन, इट इज नोटिस्ड, इट कैन बी इन्फर्ड बाद लिखिए, इट कैन बी सीन, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the number of such and such
डबल, हाफ, इक्वल, सोर्स, प्लमेटेड डाउन, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन एज इट इज मत लिखिए। जैसे बहुत लोग करते हैं, अगर इसमें कोई पाई चार्ट दे दिया है, उसमें कोई चीज का 30% दे दिया है, कोई चीज इसमें दे दिया है 40%, ठीक है, और कोई दे दिया है 25% दे दिया है, 5% दे दिया है, मान लीजिए 70 100%। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप सिंपली लिख देते हैं कि इट कैन बी सीन इन द ग्राफ दैट इज 30%, देन दैट इज फॉलोड बाय 40%, देन द नेक्स्ट इज 25%, देन द लास्ट 25%, यही लिख देते हैं। इसमें कुछ नंबर आपको मिलेगा। देयर इज नो एनालिसिस, आपने जस्ट इलैबोरेट किया है। आपको क्या करना है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट सपोज ये जो भी चीज है, A is having the larger share or the lion's share with 40% share। तो यहाँ पर जब लिखा मैं lion's share or the largest share, whereas C is having just a piece of a cake with mere 5%, जो mere piece of cake, ये सब जो नहीं था, ये ही एनालिसिस है। और एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको आपसे वही देखा जाएगा कि आपने एनालिटिकल टर्म्स कितना यूज किया है। तो वो चीज अगर आप नहीं करते हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ मत कीजिए, क्योंकि वही जो है चीज है दैट इज दिस सीन, नॉट अदर थिंग्स। तो ये चीज को देखिए। तो पहला पैराग्राफ में लिखिए दिस ग्राफ और दिस पाई चार्ट सोच, जो भी लाइन है आपको इसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा, कोई सर्वे है, कोई रिपोर्ट है, कोई शेयर है, जो भी है। अब सेकंड पैराग्राफ में, इसका सेकंड पैराग्राफ, इट इज ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ऑब्जर्व और सीन दैट। अब इसमें एनालिटिकल वे में उसको प्रेजेंट कीजिए, एनालिटिकल वे में, नॉट कि एज इट इज। आप जो जैसा है वैसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब लास्ट में इट कैन बी कंक्लूडेड और इट इज इन्फॉर्म और इट कैन बी कंक्लूडेड, ये एक दो लाइन में आप समाप्त कीजिए। इट कैन बी कंक्लूडेड that such and such A is very popular among the customer, या फिर A is the things which is in trend or in vogue in practice, तो भी चीज होगा डेटा क्रिएट। मान लीजिए कोई खाने का अगर लिखा कि फूड पैटर्न है, तो 40% लोग ऐसा है फूड पैटर्न है, और 40% लोग राइस खाते हैं, 30% लोग रोटी खाते हैं, 20% ऑल दीस थिंग्स। तो इट कैन बी इन्फॉर्म दैट मेजॉरिटी, not majority, it can be informed that most of the people consume rice and they prefer rice over all other food items, ये बोल सकते हैं। तो इस तरह का एक दो लाइन लिख के समाप्त कर सकते हैं। ये तो विजिबली 3 पैराग्राफ होगा तो बेटर होगा, वो करिए, नहीं तो फिर उसमें नंबर घट जाएगा। तो ये जो है आपका अभी टेक्स्ट रिलेटेड नहीं है, इसमें आप पास हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद जो आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। उसमें मैंने जहां तक देखा है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे नंबर ला रहे हैं, 2 नंबर ला रहे हैं। और रिलेवेंट वे लिखिए, एज पर क्वेश्चन आंसर कीजिए, यहाँ वहाँ की बातें मत लिखिए। और 2 नंबर क्वेश्चंस में आपको जो है डेटा, फैक्ट, फिगर फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। कहानी लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। मान लीजिए आपको पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में कि इब्राहिम ने व्हाई डिड यू लूज इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि he got mixed success or didn't get any success, that's why he lost interest, ये कहानी है। लेकिन बुक में क्या लिखा है कि आउट ऑफ जितना बटरफ्लाई भेजा गया, ठीक है, उसमें से 2 कैच हुए, वो भी 75 माइल्स के अंदर, तो उस चीज को लिखना चाहिए उस जगह में। तो ये चीज को ध्यान रखिए, डिटेल्स चाहिए। कुछ किताबों की जो लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, इंपोर्टेंट वर्ड्स है, वोकैबुलरी, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। लिखिए 2 नंबर में, ऐसे 2 नंबर से नॉट माय कंसर्न। जिन्होंने अभी तक किताब नहीं पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल ये सोचने की बात है कि उसका क्या आंसर लिखें। लेकिन इसको भी छोड़ के मत आइए, जिनको नहीं भी आता है कुछ छोड़ के मत आइए। हर चैप्टर का कहानी याद करके जाइए, 5-6 चैप्टर ही है सेकंड टर्म में आपका, तो कहानी को लिख के आ जाइए। कुछ नहीं आता है, ये जो जिनकी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं है, आंसर कहाँ से लिखे नहीं पता है, तो उस चैप्टर की कहानी ब्रीफ में लिख किया जाए। देने वाला
इतना रहम दिल होगा तो बिल्कुल आपको 2 में से आधा नंबर दे ही देगा, आप कुछ भी लिखिए। तो छोड़ के मत जाइए। द बेसिक थिंग इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन, सारा का सारा आंसर करके आइए। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं एक क्लासेस भी लिया था जिसमें बताया था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे लिखना है। बहुत लोग वही किसी भी तरीके से लिखते हैं जो आपको ये रेफरेंस बुक में, गाइड्स में, यूट्यूब सोर्सेस में और इंटरनेट से मिल जाते हैं उसकी तरह से लिखते हैं। देखिए वो लोग प्रोफेशनल हर कोई नहीं है, और प्रोफेशनल है भी तो पता नहीं उनको ये कॉपी चीटिंग वगैरह का या इवैल्यूएशन कितना एक्सपीरियंस आई डोंट नो, बट आपका क्रिएटिविटी और कितना इनोवेटिव है वो चीज भी टेस्ट होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, नॉट ओनली कि आपको आंसर कितना आपने कितना मॉकअप किया है। सो द बेसिक थिंग इज दैट ट्राई टू मेक एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स एन इंट्रोडक्टरी वन, जिसमें बताया था कि इंट्रोडक्टरी जो है थोड़ा बहुत कोटेशन से, प्रोवर्ब से या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से शुरू हो तो अच्छा है। वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर परमिट करता है तो जबरदस्ती देना है तो देना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जहां ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, एथिकल बेस्ड क्वेश्चन, इन दोज क्वेश्चंस यू कैन चूज टू राइट एनी प्रोवर्ब और एक यूनिवर्सल ट्रूथ, वो चलेगा। अब इसके बाद 1-2 लाइन में चैप्टर डिटेल्स के बारे में बता दीजिए, ये चैप्टर में राइटर ने ये किया है, तो आपको उसको लगेगा इवैल्यूएशन करने वाले को कि आप चैप्टर को सही से पढ़े हैं, आपका पकड़ है। अब उसके बाद कहानी को नोट सेल में लिखिए, या क्वेश्चन में कुछ अगर आपको आर्गुमेंट्स देना है, कुछ पॉइंट्स प्रूव करना है, कुछ एविडेंस देना है, तो उसको आप एक लाइन लिखिए और एविडेंस दीजिए। लाइन लिखिए, एविडेंस दीजिए। स्टोरी इट शोज दैट द टीचर वाज वेरी बोली का मैं बोला, अगर इट शोज दैट द टीचर वाज वेरी काइंड बिकॉज शी एनकरेज्ड हर ऑन द वेरी फर्स्ट डे टू अटर हर नेम, ये एविडेंस हो गया। तो आपने स्टेटमेंट दिया कि वेरी काइंड थी और उसका एविडेंस नीचे डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का आप लिखिए, या फिर इब्राहिम का मदर के बारे में लिखिए, या फिर गौतम बुद्ध के बारे में लिखिए। हाँ, किसा गौतमी का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया तो किसा गौतमी वाज क्वाइट सेल्फिश वन एंड शी वांटेड हर बेबी और चाइल्ड टू गेट बैक लाइफ, दैट्स व्हाई शी इवन डिडंट ट्राई टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड शी वांटेड एवरीवेयर टू फाइंड अ मेडिसिन। तो यहाँ पर आप जो कहानी लिख रहे हैं एग्जाम्पल देते हुए लिखिए, इस तरह का लिखिए। अब लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूसिव लिखिए, आप तारीफ कीजिए राइटर का। आंसर में अगर ओपिनियन बेस्ड है तो ओपिनियन को फिर से एक बार लिख लीजिए, 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ मत लिखिए। देखिए किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि सच में बोलो कि आपका एक वर्ड से लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे। आपने किस तरह से लिखा है, क्या लिखा है तो बाद में आएगा, किस तरह से लिखा है वो भी मायने रखता है। तो ये तरह वाले के लिए आप अपना बॉक्स को मत छोड़िए, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। कि इस तरह से लिखा है वो भी बहुत बड़ी चीज होती है एग्जाम्स में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस तरह से तो आपने अच्छे से पैराग्राफ लिखा है, आपने लॉजिकल लिखा है, रिलेवेंट लिखा है, कोहेरेंस दिख रहा है, तो पैराग्राफ डिवाइड कर देंगे तो इधर उधर की बात लिखेंगे, थोड़ा बहुत भी तो कोहेरेंस लॉजिकल जो राइटिंग है वो दिख जाएगा। वो पढ़े ना पढ़े आपको 4 में से 2 नंबर मेंटली बना जाएगा, 2 नंबर मिल ही जाएगा। उसके आगे आपने गलत भी लिखा है तो 2 मिलेगा ही, और अच्छे से लिखा है तो 3, 3.5, 4 तक जा सकते हैं। तो बिल्कुल वही लिखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिए, और जितना वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है सारा का सारा थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पैराग्राफ राइटिंग आता है, चैप्टर रिलेटेड पैराग्राफ राइटिंग अपना व्यू देता है, डायलॉग राइटिंग आता है, वो सब प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक छोड़ भी सकते हैं जो टॉप है, बट बिल्कुल इसको थोड़ा पैराग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, 3 पैराग्राफ बनाने की कोशिश जहाँ बनता है वो जरूरी है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और जो लोग बिलो 20 हैं अच्छे से लिखिए, कोई क्वेश्चन मत छोड़िए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपको पास होना मुश्किल होगा। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का स्थिति बहुत गंभीर है, उन्होंने चैप्टर कुछ पढ़ा नहीं, अभी तक चैप्टर का क्वेश्चन सा नहीं लिख रहे हैं। अगर चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, अभी टाइम नहीं है, तो कम से कम राइटिंग सेक्शन में गलत मत कीजिए। ये लेटर राइटिंग को मैं जैसे बताया था अभी ये टेम्पलेट सेंटर से याद करिए कि वहाँ से 5 में से आपको 3.5-4 ले आइए। और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस है उसमें भी आप अगर थोड़ा अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हम मान लीजिए आपका 10 भी आया तो 10 में से आपको 6-7 तो आएगा ही। तो वहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए
और लॉन्ग आंसर टाइप मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए लॉन्ग आंसर टाइप में। उसमें आप कुछ गलत सलत लिखते हैं तो आधा एक नंबर मिल जाएगा, उसको मत छोड़िए। और थोड़ा बहुत चैप्टर का समरी याद कर लीजिए, सारे चैप्टर्स का कहानी 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको चाहता नहीं है तो कहानी लिख के चलाइए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। दैट इज एक्चुअली की टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अच्छे से कोशिश कीजिए, अच्छे से एग्जाम लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।